नाम रुचि है। 14 साल की उम्र में सब खेलने कूदने की उम्र होती है, तब रिश्ता हो गया। उस समय सभी लड़कियों की शादी 12-13 वर्ष में ही ब्याह दी जाती थी। शादी का मतलब भी नहीं पता था, बस ये सोचते थे कि नए नए कपड़े मिलेंगे। माँ थी नहीं, पिताजी ने बस जो थोड़ा सा घर का कामकाज सिखाया था वही आता था। शादी का दिन आया, बस सारी रस्मों के बाद विदाई का वक्त भी आ गया। रोते रोते डोली में बैठकर ससुराल पहुंच गई। इतनी आलीशान हवेली देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी सासू माँ ने आवाज लगाई, अरे जल्दी कलश लाओ, बहू आ गई। और मैंने घूंघट की आड़ में अपनी सास को देखा। आंखों में एकदम सख्त मिजाज लग रही थी। मुझे सच बोलो तो थोड़ा डर गई। उन्हें देखकर सारी रस्में खत्म होते होते रात हो गई। बिस्तर पर लेटते ही नहीं, सुबह सुबह नौकरानी ने आवाज जगाया कि चलो रसोई बनाने की रस्म आ गई है। तैयार होकर रसोई में गई और खीर बनाई। सबने तारीफ की, सासू माँ ने कमी निकाल दी, साथ ही हिदायत दे दी कि अब बचपना छोड़कर कुछ काम सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पति को भी हॉस्टल जाना था। खैर बिना भी हॉस्टल चले गए। मैं अकेली रहेगी, अपने सास ससुर के साथ पड़ी रही। बीच बीच में बिना चिट्ठी लिखते थे। मेरे अकेलेपन का साथी था आम का पेड़। हाँ, वही आम का पेड़ जो हवेली के बीच में आंगन में लगा था। उस आम के पेड़ में एक कच्ची मिट्टी का कमरा भी बना हुआ था, पर वो पेड़ फल नहीं देता था, इसलिए सारे हवेली वाले उस पेड़ को बांझ कहते थे। मुझे न जाने कि उस पेड़ से बहुत प्यार था। जब काम से निर्वृत्त होकर फुर्सत पल मिलते थे तो वहीं पर मेरा साथी होता था। उसको देखते अपनी सारी थकान दूर हो जाती थी। 2 साल बीत गया और 16 की हो गई। विनय को भी सनातन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब विनय वापस आ रहे थे। सासू माँ सुबह से तैयारियों में लगी हुई थी। खुद रसोई में जाकर सारा जायजा ले रही थी। मैं भी बहुत खुश थी, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। 16 श्रृंगार के साथ पूर्ण स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। आज माँ का सिंदूर कुछ अलग ही लालिमा लिया हुआ था। शायद वह लालिमा मेरे चेहरे पर भी दिख रहा था। तभी तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि अपनी नजर उतरवा ले। विनय आ गए। हवेली की हलचल से पता चल रहा था। पानी पीने के निर्मित होकर सब आराम करने गए। विनय भी कमरे में आ गए। मैं बहुत शर्म से लाल हुई जा रही थी। तभी विनय ने मुझे तोहफा दिया, एक सुंदर लाल साड़ी। पर मेरे लिए तो विनय का वापस आना ही सबसे बड़ा तोहफा था। हमने ढेर सारी बातें की, जिसमें कुछ शिकायतें थी, कुछ प्यार था। समय बीतता गया। 2 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। विनय और मैं एक दूसरे से बहुत खुश थे। एक दिन अचानक पता चला कि मेरे पिताजी बहुत बीमार है। विनय मुझे लेकर तुरंत रवाना हुए। पिताजी मुझे देखकर खुश हो गए, जैसे मेरे लिए सांसों को रोक कर रखा हुआ। तो फिर मुझे विनय के हवाले करके इस दुनिया से चले गए। आंखों से अपने पिताजी को विदा किया। अब मेरा सब कुछ विनय उसका परिवार था। समय गुजरता गया। विनय अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो सरकारी वकील कहलाने लगे थे। पर भगवान ने मुझे अभी संतान सुख नहीं दिया था। धीरे धीरे सासू माँ ने अपना रुख कड़ा कर लिया। धीरे धीरे सारे गांव में बात फैल गई कि हवेली की बहू बांझ है। यह शब्द कुछ कह नहीं पाते थे, आंखों में दिल हल्का करते थे। बिना मुझे दिलासा देते हुए, पर लोगों का व्यवहार अंदर मुझे खोखला कर रहा था। अब मेरी उम्र 19 साल की, लोगों ने मुझे बांझ बना दिया। बचपन से शरीर से दुबली पतली थी। माँ के मरने के बाद ठीक से पालन पोषण भी नहीं हुआ। एक दिन सासू माँ ने फरमान सुना दिया कि विनय की दूसरी शादी करेंगे। इतना बड़ा धोखा विनय कैसे दे सकते हैं? मुझे नहीं ऐसा हो रहा था। बत्ती बुझा दो, मुझे सोना है। बिना कुछ बात करनी आपसे, मैं थक गया। रुचि मुझे सोने दो। रुचि, क्या तुम दूसरी शादी कर रहे हो? विनय, मैंने मुझे सोने दो, मैं थक गया हूँ। मैं तुम सब लोगों से चिकची सुनते सुनते थक गया और परेशान हो गया। मन करता है कि आत्महत्या कर लो। विनय, ऐसा मत कहिए। रुचि ने विनय के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आपके अलावा कौन है मेरा भी करवट लेकर सारी रात और सुबह आई। जब सुबह उठी तो एक टूटी हुई औरत बनकर, जो मजबूर होकर हर चीज से समझौता कर लेती है। सारी रात यही सोचती रही कि विनय मौन स्वीकृति दे है दूसरी शादी के लिए। वह यहाँ कहाँ मालूम था कि उनकी माँ ने किस हद तक उन्हें मजबूर किया दूसरी शादी के लिए। 1 महीने के अंदर विनय की दूसरी शादी हो गई। रीना विनय की माँ की दूर के रिश्तेदार की बेटी थी। सासू माँ ने कहा कि रुचि अपना सामान ले, पूछे वाले कमरे में रख ले। आज से रीना इस कमरे में रहेगी विनय के साथ। सासू माँ से कहा, कैसे छोड़ दूँ? यह कमरा या मेरा कमरा? सासू माँ ने कहा, जहाँ जाना है जाओ। फिर ख्याल आया कि जो ब्याह कर इस घर में लाया वही मेरा नहीं, तो कमरा कैसे मेरा हो सकता है? आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सिंदूर की डिब्बी और कुछ कपड़े लेकर उस कच्ची मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान एक कोने में रखा। खिड़की पर बैठकर उस शाम को पेड़ को देखने लगी। सोचने लगी, आज मेरी हालत इस पेड़ की तरह हो गई। अकेला बेसहारा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मजबूत रहूंगी। जब यह बेजुबान पेड़ सबसे लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? अपने विचार श्रृंखला से बाहर आते मैंने अपने आप को संभाला और हर स्थिति से गुजरने का तैयार किया। दिन गुजरते गए। मैंने घर के कामों में अपने आप को अरेस्ट किया। अपने कोठरी के आसपास खूब सारे पेड़ लगाए। बाकी बच्चों से मैं पेड़ों की सेवा करने लगी। साथ ही आम के पेड़ के खास ख्याल रखने लगी। बिना बात तो करता था, पर एक पछतावा हमेशा उनकी आंखों में होता था। शायद मेरी हालत देखकर बुरा लगता था। उन्हें अपने माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। एक दिन रीना ने खुशखबरी सुना दी कि वो माँ बनने वाली है। हवेली में त्योहार जैसा माहौल था। सब बहुत खुश थे कि चलो अच्छा है, अब घर में एक नया मेहमान, शायद मेरी जिंदगी का सोना बन जाए। रीना बहुत कमजोर थी, उम्र भी 16 थी, उसे बहुत तकलीफ होती थी। अब सासू माँ ने आदेश दिया कि उसकी अच्छे से सेवा कीजिए जिसकी कमजोरी दूर हो जाए। सारी देखभाल के बाद भी रीना का वजन कुछ खास बन नहीं रहा
था। एक दिन चिंतित होकर मैंने विनय से कहा कि शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे बच्चे भी घर पर ही हुए थे और विनय की वही पुरानी आदत अपनी माँ के खिलाफ जा नहीं सकता था। एक दिन रीना की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी, उसकी सांस फूलने लगी। घबराकर मैंने घर के बाद वेद को बुलाया। वेद जी ने आकर कुछ दवाइयाँ, खून की कमी भी बताई। जब मैंने यह बात सासू माँ को बताया, सासू माँ ने मुझे रीना से दूर रहने का आदेश दे दिया, यह कहकर कि एक बांझ की छाया नहीं पड़नी चाहिए। मुझे अंदर से दूर कर दिया गया। अब मैं फिर से अपनी कोठी में अकेली सारा दिन रहने लगी। अंदर अंदर मुझे खुद से डर लगने लगा था कि कहीं सचमुच मेरी वजह से रीना को कुछ हो न जाए। कुछ दिन बाद रात में नौकरों का शोर शराबा सुनने के आंगन से भागी तो देखा कि रीना का प्रसव का समय आ गया। गांव की बूढ़ी औरत और वेदों को बुलाया गया। पूरी हवेली में हलचल का माहौल था। मैंने विनय की तरफ देखा, बहुत डरे हुए थे। रीना के पास गए और थोड़ा धैर्य रहने को कहा। थोड़ी देर बाद बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। हम सबका खुशी का ठिकाना नहीं था। पर वेद बाहर आकर कहा कि रीना की कमजोरी और खून की कमी के कारण रीना को बचा नहीं पाए। बेटी का जन्म देखते ही रीना का देहांत हो गया। हाय, बेटी का मुंह देख नहीं पाई और कैसे मेरा वंश चलेगा। सासू माँ का बिलाप सारी हवेली सोच रहा था। कुछ छोटे दूध में बच्चे को देखकर कलेजा मुंह को आता था। ऐसा लग रहा था कि मैं वही हूँ। जिस बच्चे की माँ नहीं होती वो बच्चे कुछ ज्यादा ही समझदार होते। शायद जरा भी परेशान नहीं करती थी और मुझे दूध पीते सो जाती थी। सासू माँ का वही राग चलता था कि लड़कियों से वंश नहीं चलता। अब शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता था। विनय पहले से खुश रहने लगे थे। ऑफिस से आते, मेरे कमरे में आते, गुड़िया को खिलाते हुए मुझे भी विनय को खुश देखकर अच्छा लगता था। 3 साल बीत चुके थे रीना को गए हुए और गुड़िया को आए हुए। आज रीना की बरसी है। हवेली में छोटी सी पूजा रखवा ली है मैंने। पंडित जी के आते ने सासू माँ ने प्रश्न किया कि क्या मैं जीते जी अपने पोते का मुंह नहीं देख पाऊंगी। पंडित जी ने उसके लिए कुछ ग्रह शांति के उपाय बताए। जल्दी पंडित जी ने हवेली दिखाने लगे। सारी हवेली देखी। शुद्धि कराने पेड़ के पास भी गए। पंडित जी ने पेड़ को दिखाया। पेड़ देखते पंडित जी का मुंह बन गया। उन्होंने कहना शुरू कर दी, यही पेड़ की वजह है, जितनी जल्दी हो सके इसे कटवा दो। अब मैंने बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। मैंने विनय की तरफ देखा। मुझे नहीं लग रहा था कि वो मना करेंगे। सासू माँ ने तुरंत नौकरों को बुला दिया और आज इस पेड़ को काट ही डालो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे अपने सुख दुख के साथियों को बचाऊं। जैसे ही वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने लगे, आगे फुर्ती से भागकर उस पेड़ से लिपट गई। विनती करने लगी कि पेड़ को छोड़ दो। वो लोग नहीं माने। मैं रोती जा रही थी। किसी को तरस नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मुझे खींच कर धक्का दिया। मेरा सिर पत्थर से टकरा गया जिससे खून की धार निकल गया। देखकर विनय से रहा नहीं गया। उन्होंने सबको वहां से हटा दिया। तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। मलहम पट्टी के बाद मुझे होश आया। डॉक्टर सामने खड़ी थी और विनय से कुछ समझा रही थी। सासू माँ भी वही, तो उनके चेहरे से पता चल रहा था उनके अपने किए पर अफसोस है। डॉक्टर ने विनय से पूछा, हम इसे घर ले जा सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ ले जाइए, ख्याल रखिएगा कि अब दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा होना ठीक नहीं है। ऐसी हालत डॉक्टर क्या? विनय ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा, क्या आप लोग को पता नहीं है कि माँ बनने वाली है? इनका अच्छे से ख्याल रखिए। सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। हम सब बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे और मैं तो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही थी। सासू माँ की आंखों में पछतावे के आंसू थे। मेरे सर पर हाथ रखकर बस इतना ही कह पाई कि मुझे माफ कर दो। मैं मुस्कुराकर उनसे लिपट गई जैसे मैं अपनी माँ से लिपटी थी। पूरे 9 महीने सासू माँ ने मेरा बहुत ध्यान रखा। मैंने उस पेड़ का, आज मेरी डिलीवरी होने वाली थी। सासू माँ समय से मुझे अस्पताल ले ताकि जो गलती रीना के समय हुई थी वो ना हो। अब तो बधाई है, आपका प्योता हुआ है। नर्स ने सासू माँ को खबर सुनाई। सासू माँ ने नर्स को अंगूठी निकाल कर दे दी। वो बहुत खुश थी। इस वजह से नहीं उन्हें पोता हुआ, बल्कि इस वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हवेली में धूमधाम थी, सब खुश थे। हमारा परिवार बेटी और बेटा के आने से